everyone, welcome back to my channel Campus Classroom. I am Khushbu, student of Delhi University. लास्ट क्लासेस में हमने इंटरनेशनल बिजनेस के बाकी सारे टॉपिक कवर अप कर लिए थे. सिर्फ एक ही टॉपिक बाकी रह गया था यूनिट 1 का, वो था मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि जो डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री है इंटरनेशनल बिजनेस में वो. अब मोड्स ऑफ एंट्री से हमें पता चल रहा है इसके नाम से कि हम इंटरनेशनल बिजनेस में किस तरह से एंटर कर सकते हैं. वो डिफरेंट तरीके जिसकी वजह से हम मार्केट में एंटर कर सकते हैं. तो एंट्री द इंटरनेशनल बिजनेस कैन बी चैलेंजिंग एंड कंपनी नीड टू कंसीडर सेवरल फैक्टर्स बिफोर डिसाइडिंग द मोड ऑफ एंट्री. अब चैलेंजिंग तो होगा ही, ऑब्वियसली बात है. आपने अब तक स्मॉल लेवल पर अपना बिजनेस किया था, अब आप एक बिगर लेवल पे जा रहे हो, तो उस पर जाने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है. अब जो मेन जो 2 फैक्टर्स है वो टाइमिंग ऑफ एंट्री और स्केल ऑफ एंट्री, यानी कि आपकी एंट्री की टाइमिंग क्या है और स्केल, यानी कि फॉरेन मार्केट एंट्री मोड जो है वो टर्म्स ऑफ रिस्क कंट्रोल और कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो उन्हें चाहिए होती है, फिर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होते हैं, उन सबको ध्यान में रखकर किए जाते हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ एंट्री हैं इंटरनेशनल बिजनेस में. अब हम इसको डिटेल में बात करते हैं. मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर ना करूँ, क्योंकि आप लोग ज़्यादा डिटेल वाला भी देखना नहीं चाहते हैं. मोस्टली स्टूडेंट्स चाहते हैं कि शॉर्टकट में आपको सब समझ आ जाए, तो मैंने अपनी तरफ से बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश की है. अगर आपको इससे भी शॉर्ट चाहिए तो भाई आप खुद ही आधी लाइन गायब कर देना, उससे ज़्यादा शॉर्ट्स मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि इससे भी शॉर्ट कर दो. इससे शॉर्ट क्या करूँ, ख़त्म कर दूँ क्या टॉपिक्स को. सो फर्स्ट वन, एक्सपोर्टिंग, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम गुड्स को और सर्विसेज को सेल करते हैं जो एक कंट्री में प्रोड्यूस हुई है दूसरी कंट्रीज़ में. ये 2 तरीके से होते हैं. फर्स्ट डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग. डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या है, इसके अंदर जो कंपनी है वो गुड्स को डायरेक्टली सेल करते हैं कस्टमर को इंटरनेशनल मार्केट में, यानी कि किसी भी बीच के जो होते हैं ना, बीच के बिचौलिए या फिर जो भी ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उनके थ्रू नहीं, डायरेक्टली सेल करता है. अब इसके मेरिट्स क्या हैं कि कंपनी हैज़ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द सेल, यानी कि जो भी आप सेल कर रहे हो उस पर आपका डायरेक्ट कंट्रोल है. और दूसरा क्या, मार्केटर कैन ऑब्टेन इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रेड इन द इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि जो भी मार्केटर है, जो भी कंपनी का ओनर है, उसको एक कंफर्म और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरह का जो ट्रेड होता है इंटरनेशनल मार्केट में. डीमेरिट्स क्या है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड, कि ऑब्वियसली बात है इसके लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. और ट्रेड बैरियर्स, यानी कि जब भी आप फॉरेन कंट्री में ट्रेड कर रहे हो, फॉरेन कंट्री में कुछ सेल करना चाह रहे हो, तो आपको ट्रेड बैरियर्स तो फेस करने ही पड़ेंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है. नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग. अब इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या है, कंपनी सेल गुड्स टू इंटरमीडिएटर्स एंड दैट इंटरमीडिएट सेल गुड्स टू द कस्टमर, यानी कि भाई मैंने बोला ना, बीच के बिचौलिए जो होते हैं हमारे, वो इंटरमीडिएटर्स, कंपनी जो है वो उनको गुड्स सेल करती है और फिर वो जो है वो कस्टमर को सेल करते हैं. अब इसके मेरिट्स क्या है कि इसके लिए ऑब्वियस बात है, उसमें क्या था डीमेरिट कि हायर इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इसमें हाई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होगा. और इसमें क्या है कि जो इंटरमीडिएटर्स जो होते हैं वो पूरे तरीके से एक्सपोर्ट और सेलिंग की जो एक्टिविटीज़ होती है उनको हैंडल कर लेते हैं, हम उस काम से फ्री हो जाते हैं. पर डीमेरिट क्या है, उसमें मेरिट क्या था कि मार्केटर को डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ट्रेड के बारे में, बट इसमें मार्केटर को जो है डेप्थ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है और उसको कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस के बारे में भी लेस नॉलेज होती है. नेक्स्ट जो था हमारा वो था जॉइंट वेंचर, यानी कि ये एक ऐसी तरीका है मार्केट में एंटर करने के, जिसके लिए जो एक फॉरेन मार्केट में ज्वाइनिंग हैंड्स एंड शेयरिंग ओनरशिप एंड मैनेजमेंट विद अनदर, यानी कि फॉरेन मार्केट में एंटर करने के लिए आप किसी और कंपनी के साथ जो है हाथ मिला लेते हो, उनके साथ अपनी ओनरशिप और मैनेजमेंट की पावर जो थोड़ी बहुत वो शेयर कर लेते हो. ये तभी यूज़ की जा सकती है जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी जो है वो सेम ऑब्जेक्टिव के साथ इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन जो है, यानी कि अपना इंटरनेशनल ऑपरेशन जो है वो एक्सपेंड करना चाहे, यानी कि दोनों कंपनी की जो है वो सेम चीज़ चाहती हैं, तो उसके साथ जो है वो उस मार्केट में उतरना चाहती हैं, तभी 2 कंपनीज जो हैं जॉइंट वेंचर के थ्रू जो है जुड़ सकती हैं. ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अगर शॉर्टेज हो तब लोग क्या करते हैं, या फिर मतलब फाइनेंशियल, फिजिकल और फाइनेंशियल, यानी कि आपके पास लोग नहीं हैं, आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, तब लोग मेनली जॉइंट वेंचर जो है वो फॉलो करते हैं. इसका एग्जांपल है टाटा सन्स प्लस सिंगापुर एयरलाइंस इक्वल टू विस्तारा. जब टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस ने मिलकर क्या बनाया था, विस्तार. इसका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फॉरेन मार्केट में एंट्री करनी है बाय जॉइनिंग हैंड्स और शेयर ओनरशिप, रिस्क और रिवॉर्ड शेयरिंग, यानी कि रिस्क है तो वो भी शेयर होगा और रिवॉर्ड है तो वो भी शेयर होगा.
टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, अगर किसी एक कंपनी के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है तो वो भी अपनी टेक्नोलॉजी की जो है वो उस कंपनी के साथ शेयर करेगा, ताकि वो कंपनी भी उतनी ही अच्छे से वर्क कर सके, क्योंकि अगर उसको नुकसान होगा तो उसको भी नुकसान होगा, जो ये नहीं चाहेगा। मेरिट्स क्या हैं कि कंपनी कैन बेनिफिट फ्रॉम लोकल इंटरप्राइज एंड नॉलेज, यानी कि लोकल इंटरप्राइजेस और नॉलेज से उन्हें बेनिफिट मिल सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिल सकते हैं। रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि अगर रिस्क हुआ भी, कुछ लॉस हुआ भी, तो वो बच जाएगा ना। आधा अगर आपको फेस करना तो आधा दूसरी कंपनी भी फेस करेगी। यूजफुल टू मतलब वही जो पहले हुआ था कि फाइनेंशियल, फिजिकल और मैनेजरल रिसोर्सेज को मीट कर जाता है अगर उनकी कोई शॉर्टेज हुई तो। डीमेरिट्स क्या है कि कंपनी के अगर डिफरेंट गोल हुए या फिर डिफरेंट कल्चर्स हुए तो आगे जाकर ना फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। यानी कि अगर आपके कुछ तरीके हैं, आपके कुछ एथिक्स हैं, बट वो दूसरी कंपनी उस एथिक्स को फॉलो नहीं करती, तो इस बात को लेकर भी बहुत बहस हो जाती है। बाकी चीज़ें तो फिर भी बाद में आती है, एथिक्स को लेकर, ईगो को लेकर ही बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाती है शुरू में ही। आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग क्या है? ये कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है जो कंपनी जो यूज करती है रिड्यूस कॉस्ट बाय ट्रांसफरिंग पोर्शन ऑफ वर्क टू आउटसाइड सप्लायर्स रेदर देन कंप्लीटिंग इट इंटरनली। यानी क्या है कि अपने आप खुद सारा काम करने की बजाय, मतलब की जगह, वो क्या कर देता है, अपने काम का थोड़ा हिस्सा जो है वो बाहर के लोगों को भी दे देता है। यानी कि बाहर के सप्लायर्स को भी अपने काम का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है बांट देता है, ताकि काम का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए। अब इसका एग्जांपल क्या था? एप्पल्स रिलेशन विद चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग फर्म फॉक्सकॉन इज वेल नोन। यानी कि जो एप्पल कंपनी का जो रिलेशन है चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग फर्म फॉक्सकॉन के साथ, वो तो सब जानते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। अब इसकी मेरिट्स क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑन कोर वर्क, कि ये इससे क्या होगा, जो मेन इंटरप्रेन्योर होगा वो अपने कोर वर्क यानी अपने ज़रूरी काम पर ध्यान दे पाएंगे। जो भी बिजनेस के ऑनर्स होंगे वो। रिस्क शेयरिंग, वापस वही कि रिस्क शेयर हो जाएगा इससे। कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा जो मेन है, क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए तो आपने बाहर के लोगों को काम दिया था ना। डीमेरिट्स क्या है? रिस्क ऑफ एक्सपोर्टिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल डाटा, यानी कि अब ऐसा भी हो सकता है कि गलती से उसे कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा दे तो ना देना हो। लैक ऑफ कस्टमर फोकस, कस्टमर का फोकस जो है वो कम हो जाता है इससे, क्योंकि आधा काम वो कर रहा है तो कस्टमर का आधा ध्यान उधर है। आप कस्टमर का आप पर ध्यान कम होता है और आपका भी कस्टमर पर ध्यान कम होता है, ठीक है। कंपनीज में हैव लिमिटेड कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल। इससे क्या होता है कि आपका जो कंट्रोल है आपके सामान पर, आपके प्रोडक्ट पर, वो भी कम हो जाता है। उसकी आपको पता नहीं होता एग्जैक्टली कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी कितनी नहीं, क्योंकि हो सकता है ना आपने उस पर भरोसा कर लिया दूसरी पार्टी पर, बट उस सेकेंड पार्टी ने काम जो अच्छे से नहीं किया। नेक्स्ट मोड ऑफ एंट्री इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि when a foreign firm hires a local manufacturer to produce their product or a part of their product, it is called contract manufacturing। ये मिलता जुलता है उसी से, जॉइंट वेंचर से ही, जॉइंट वेंचर और आउटसोर्सिंग से ही मिलता जुलता है। इसमें क्या होता है कि जब एक फॉरेन फर्म यानी जो बाहर की फर्म है वो किसी लोकल यानी कि छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर को हायर कर लेती है अपना कोई भी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर उस प्रोडक्ट का कोई भी हिस्सा जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो भी क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। ये मेथड जो यूटिलाइज करती है, मतलब उस लोकल मैन्युफैक्चर की स्किल को यूटिलाइज कर देती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी रिड्यूस कर देती है। द मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल फर्म। पर इस फिर भी क्या, जो मार्केट और सेलिंग का जो काम है प्रोडक्ट का, वो इंटरनेशनल फर्म की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। एग्जाम्पल क्या है इसका? ये अप्रोचेस मेनली जो इलेक्ट्रॉनिक और क्लोथिंग में की जाती है, जहाँ पर सारा काम जो है वो ऑब्वियस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो है तो सारा काम तो कंपनी मेनली खुद नहीं करती है ना, वो कुछ सॉफ्टवेयर के पार्ट्स या कुछ पार्ट्स से वो दूसरे लोगों से भी बनवाती है, तो आप वो उससे एग्जांपल समझ सकते हो इसका मेनली। या फिर आपको याद है लास्ट टाइम एक बार मैंने आपको एग्जांपल दिया था IBM लैपटॉप का, वो एग्जांपल इसके लिए बेस्ट है कि किस तरह जगह जगह से हमको चीज़ें लेनी पड़ी थी, जगह जगह की हेल्प से, जगह जगह से, जैसे कि हमारा था ना उसमें प्रोडक्शन, हाँ ये रहा कि IBM थिंकपैड्स की में क्या था कि वो डिज़ाइन किया गया था US में, और उसके कीबोर्ड और हार्डवेयर जो थे वो थाईलैंड से थे, डिस्प्ले स्क्रीन और मेमोरी जो थी वो साउथ कोरिया से थी, इसी तरह उसके बहुत सारे पार्ट्स जो थे वो अलग अलग जगह से थे। तो वो भी हमारा मेन फोकस जो है उसमें हो जाता है कि मतलब हमारी चीज़ें जो वो बट जाती हैं। नेक्स्ट क्या है? फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग ये एक मोड ऑफ एंट्री जिसमें जो कंपनी है वो ग्रांट करती है अपने राइट्स टू यूज इट्स ब्रांड प्रोडक्ट लोकल बिजनेस इन अ फॉरेन मार्केट इन एक्सचेंज फॉर अ फी और ऑनगोइंग रॉयल्टीज। यानी कि क्या है इसका शॉर्ट फॉर्म में
कि फ्रेंचाइजिंग का मतलब ये है कि जो कंपनी है वो अपने राइट्स से देती है अपने ब्रांड का नाम यूज़ करने के, उसके प्रोडक्ट को, उसके ट्रेडमार्क को यूज़ करने के लिए किसी भी लोकल बिजनेस को फॉरेन मार्केट में। इसके बदले में वो उससे कुछ पैसे लेती है या फिर उनकी जो कुछ ऑनगोइंग रॉयल्टीज़ है वो एक्सचेंज में उनसे लेती है। एग्जाम्पल क्या है इसका? सबवे हैज़ फ्रेंचाइज्ड इट्स ब्रांड टू लोकल बिजनेसेस इन ओवर 100 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। यानी कि सबवे ने जो अपनी फ्रेंचाइज की जो ब्रांड है उसको लोकल बिजनेसेस को फ्रेंचाइज किया, उनको दे दी है 100 कंट्रीज से भी ज़्यादा में। अब इसके मेरिट्स क्या हैं? अलाउ कंपनी टू एक्सपेंड देयर ब्रांड क्विकली विथ मिनिमम रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होता है कि हमारी कंपनी का जो ब्रांड का नाम है वो भी एक्सपेंड होता है, जल्दी एक्सपेंड होता है, कम रिस्क पर और और कम इन्वेस्टमेंट, यानी हमें इन्वेस्टमेंट भी कम करनी पड़ती है। हमने तो उन्हें राइट दे दिया ना, अब हमारी कंपनी का एक ब्रांड का थोड़ा सा नाम तो था ना, इसलिए उन्होंने वो ब्रांड खरीदा। उनका भी फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा। हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़, इससे हमारे एम्प्लॉयज़ भी हाईली मोटिवेट होते हैं कि हाँ, हमारी कंपनी का नाम यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। एडवांटेज भी होता है मार्केटिंग एक्सपर्टाइज को फ्रेंचाइजर का। डीमेरिट्स क्या होते हैं? वही हमेशा की तरह कि इससे क्या होता है, ट्रेड सीक्रेट रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने अपने कंपनी की सीक्रेट्स अपने तक रखना बहुत मुश्किल हो जाती है। और जो हमारे फ्रेंचाइजी हैं, यानी कि जिसको हमने हमारे ब्रांड का हक दिया है, वही हमारे फ्यूचर कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। और फ्रेंचाइजर नीड टू इंश्योर दैट फ्रेंचाइजी मस्ट अपहोल्ड द सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड एडhere टू द ब्रांड्स गाइडलाइंस। और हमें ये भी देखना होता है कि जिसको हमने राइट दी है वो हमारे नाम के प्रोडक्ट के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, यानी कि वो नाम तो हमारे यूज़ कर बट क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट की यूज़ नहीं कर रहा है, उस पर भी हमें पूरा ध्यान रखना होता है कि उन्होंने पूरी गाइडलाइंस फॉलो की हैं या नहीं। नेक्स्ट मोड इज टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की प्रोजेक्ट में क्या होती है? डिलीवरी ऑफ ऑपरेटिंग इंडस्ट्रियल प्लांट टू द क्लाइंट विदाउट एनी एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब कंपनी पेज अ कॉन्ट्रैक्टर टू डिजाइन एंड कॉन्ट्रैक्ट न्यू फैसिलिटीज एंड ट्रेन पर्सनल टू एक्सपोर्ट्स इट प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी टू अदर कंट्रीज। यानी कि इसमें मेनली क्या होता है कि वो खुद ब खुद अपने जो डिज़ाइन जो है वो पेज अ कॉन्ट्रैक्टर टू डिज़ाइन। हाँ, यानी कि कंपनी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टर को पे करती है डिज़ाइन करने के लिए कि नई नई फैसिलिटीज़ और ट्रेन करने के लिए पर्सनल्स को, जिससे वो अपने हमारे जो चीज़ें हैं उन्हें एक्सपोर्ट कर सके टेक्नोलॉजी को और उसके प्रोसेस को दूसरी कंट्रीज़ में। यानी जो हमने उन्हें सिखाया वो दूसरी कंट्रीज़ में जाके सिखा सके लोगों को। ये अलग काफ़ी टाइप्स में होते हैं। बीओडी यानी बिल्ड ऑन डेवलप, पहले बनाओ फिर उसको अपने नाम दो फिर उसे डेवलप करो। बोल्ट बिल्ड ऑन लीज ट्रांसफर, यानी कि पहले खुद बनाओ फिर उसे खरीद मतलब अपने उस पर हक जमाओ फिर उसको लीज पर दो फिर उसे ट्रांसफ़र कर दो। बूट बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, यानी कि बनाओ, ऑन करो, ऑपरेट करो और फिर उसे ट्रांसफ़र कर दो। इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा टर्की प्रोजेक्ट्स जो कॉमन होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि कंस्ट्रक्शंस के, जहाँ पर बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बहुत सारी कंपनीज जो है और जगह जगह चीज़ें जो है वो बिल्ड की जाती है, जैसे कि पावर प्लांट्स और एयरपोर्ट फॉरेन में मेनली की जाती है। नेक्स्ट है हमारा एफडीए यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये सब इसमें जो है वो थ्रू इन्वेस्टमेंट जो है वो एंटर करता है, यानी कि इसमें थ्रू इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है इन्वेस्टमेंट के थ्रू एंट्री की जाती है। ये इन्फ्लुएंस करता है इन्वेस्टमेंट पैटर्न को किसी भी इकोनॉमी की और हेल्प करता है ओवरऑल डेवलपमेंट में। The extent to which FDI is allowed in a country which is subjected to government regulation of that country, यानी कि जो FDI अलाउड की जाती है जिस भी कंट्री में, वो उसके गवर्नमेंट रेगुलेशंस को सब्जेक्ट करते हुए ही उस कंट्री में काम करती है। इट कैन बी डन बाय परचेजिंग शेयर ऑफ अ कंपनी प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। ये किस तरह से किया जा सकता है? या तो कोई कंपनी के आप शेयर खरीद लो, उसकी प्रॉपर्टी खरीद लो या फिर उसके एसेट्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मारुति वॉज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इन इंडिया, 21.8% शेयर एट द मार्केटिंग 2018। मैं गारंटी नहीं दे सकती 2018 में जो था वो एंड तक यही रहा। मैंने एक एवरेज निकाला था, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बताया। अब इसके मेरिट्स क्या है? इजी वे टू एंटर, ईजिली एंटर कर सकता है फाइनेंशियल वे में। अवेलेबल चीप लेबर और रिसोर्सेज, इसमें आपको चीप लेबर और रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं। एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स, आप न्यू मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। डीमेरिट्स रिक्वायर हाई इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही तो एंटर हुए तो हाई इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही ना। डिफरेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स, और अगर हाई इन्वेस्टमेंट लग रहा था आप ये पूरा ध्यान रखोगे कि किसी भी तरह की कोई लीगल प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स भी लग जाते हैं। नेक्स्ट वन इज लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग क्या है?
इसके अंदर ये जो कंपनी होती है वो ये सेम है कि अपने राइट्स जो है वो दूसरे को दे देती है कि वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके फॉरेन कंपनी में, वही पिछले वाले की तरह फ्री और रॉयल्टी की जगह पर। ये वही मैं कह रहा था ना, फ्रेंचाइजिंग स्ट्रेटेजी के सिमिलर ही है ये ईजी मेथड होता है यूज़ एंटर करने के लिए फॉरेन मार्केट में एज लेस कंट्रोल, क्योंकि इसमें कम कंट्रोल और कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है, और फाइनेंशियल रिस्क जो है वो भी दूसरे लोगों को ट्रांसफर हो जाता है लाइसेंसी को, और इसीलिए बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हम कर पाते हैं। इसका एग्जाम्पल था डिज्नी एंड टाइमैक्स, यानी कि डिज्नी लाइसेंस इट्स नेम टू टाइमैक्स सो दैट दे वुड बी एबल टू प्रोड्यूस अ वॉच दैट फीचर्स मिक्की माउस। ठीक है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या थे? मेरिट्स क्या था कि ये अलाउ करता है कंपनी को जनरेट करने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट हैविंग टू इन्वेस्ट इन लोकल ऑपरेशन, बिना लोकल ऑपरेशंस में इन्वेस्ट किए ही अपने जनरेट करता है रेवेन्यू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के थ्रू। अब डीमेरिट क्या है? ये रिस्की हो सकता है क्योंकि इससे जो कंट्रोल जो जाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर वो लिमिटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। A merger is a combination of two or more distinct entity into one, यानी कि क्या है, दो या दो से ज़्यादा जो एंटिटीज़ हैं, कंपनीज हैं, उनको एक में मर्ज कर देना। उनके इससे क्या होता है, जो इफेक्ट होता है वो उनके एसेट्स पर, उनके लायबिलिटीज़ पर, सब पर पड़ता है, बस भले ही वो दूसरे कंट्रीज़ में क्यों ना हो। और दूसरे बेनिफिट जैसे कि उनकी जो भी इकोनॉमीज़ का स्केल होता है, उनका टैक्स बेनिफिट है, फास्ट ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, ये सब का भी फायदा उन लोगों को मिलता है। अ कंपनी थ्रू एक्वायरिंग एनी फॉरेन कंपनी कैन ऑल्सो एंटर इनटू फॉरेन मार्केट, यानी कि एक कंपनी एक्वायर करके किसी फॉरेन कंपनी को भी एंटर कर सकती है फॉरेन मार्केट में। एक्विजिशन इन्वॉल्व्स अ कंपनी परचेजिंग एन एग्जिस्टिंग कंपनी इन फॉरेन मार्केट। एक्विजिशन क्या होता है कि जो एक कंपनी है, जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी है ऑलरेडी फॉरेन मार्केट में, वो उसको खरीद ले, यानी कि जो कंपनी पहले से ही है मार्केट में, अगर आप उसको खरीद लेते हो तो आप भी इनडायरेक्ट क्लियर कट में और बिना किसी मतलब इसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, बट उसके अलावा बहुत जल्दी आप जो है इंटरनेशनल मार्केट का हिस्सा बन जाते हो। द एक्वायर्ड कंपनी कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द बायर एग्जिस्टिंग ऑपरेशन और ऑपरेट एज अ स्टैंड अलोन एंटिटी, यानी कि जो एक्वायर्ड कंपनी है या तो वो बायर के एग्जिस्टिंग ऑपरेशन यानी कि उसके अंदर में ही अपना काम कर सकती है, या फिर वो अपने आप को खुद से एक अलग अपनी खुद का एक अलग बिजनेस कर सकती है, अलग जा सकती है। इसका एग्जाम्पल था टाटा ग्रुप एक्वायर्ड बाय जैगुआर लैंड रोवर, अ ब्रिटिश कार मैन्युफैक्चरर। जब टाटा ग्रुप एक्वायर्ड किया गया था बाय जैगुआर लैंड रोवर, जो कि एक ब्रिटिश कार मैन्युफैक्चरर है। हाँ, मैंने ये सोचा था कि मैं आपको कुछ और बताने वाली हूँ, बट मैं भूल गई। कोई नहीं, थोड़ी देर में बता देंगे। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे एग्जिस्टिंग कंपनी की? इकोनॉमीज ऑफ सेल, टैक्स बेनिफिट, फास्ट ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टैक्स का बेनिफिट हो, हमारी जो ग्रोथ है वो फास्ट हो, और हमें बहुत सारे वेज में जो है हम डाइवर्स वे में हम काम कर सके। अब इसके मेरिट्स क्या हैं? ये कंपनी को अलाउ कर देता है एंटर करने के लिए एक न्यू मार्केट में क्विकली, ईजिली गेन एक्सेस टू एन एस्टेब्लिश्ड कस्टमर बेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी कि हमने अब किसी ऑलरेडी एग्जिस्ट कंपनी को एक्वायर किया है तो हमें उसका कस्टमर बेस से ऑलरेडी मिल गया और उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी। अब डीमेरिट्स क्या है? एक्विजिशन इन्वॉल्व्स अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, कैरीज हाई लेवल रिस्क, यानी कि सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट भी होता है और हाई लेवल ऑफ रिस्क भी होता है इसमें। अब आई थिंक ये नहीं, दो बच गए हैं हमारे, दो मोड्स ऑफ एंट्रीज। सेकेंड लास्ट इज स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या है? इसमें हम पार्टनरिंग करते हैं एक कंपनी किसी भी फॉरेन कंपनी के साथ जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है परस्यू कर रहा हो, जैसे कि जॉइंट वेंचर्स में था ना, बिल्कुल वैसे। शॉर्ट टर्म एंड डू नॉट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ न्यू एंटिटी, यानी कि ये शॉर्ट टर्म होता है और इसमें किसी भी नई कंपनी को बनाने की, अलग से क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें जो अलायंसेस जो होती है वो न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में हेल्प करती है और हमारे ब्रांड की इमेज को यूटिलाइज करती है, उसको बढ़ाती है और हमें मार्केट की नॉलेज देती है, दोनों ही कंपनीज़ को, यानी जो भी जिन दोनों कंपनीज़ ने आपस में अलायंस किया है उन दोनों कंपनीज़ को एक दूसरे के मार्केट के बारे में नॉलेज होती है। जैसे कि एग्जांपल था, स्टारबक फॉर्म्ड अ स्ट्रेटेजिक अलायंस विद टेंसेंट हॉलीडेज, अ चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनी, टू इंटीग्रेट वीचैट पे इनटू इट्स स्टोर इन चाइना। ठीक है, अब इसके मेरिट्स क्या थे? इट अलाउज कंपनी टू शेयर रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज वाइल रिड्यूसिंग रिस्क। रिस्क रिड्यूस करते हुए हमारे रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज को शेयर करने में अलाउ करता है कंपनीज को। यूज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन की कैपेसिटी एक्सपेंड करने के लिए यूज़ की जा सकती है। इंक्रीज मार्केट शेयर फॉर अ प्रोडक्ट,
एक प्रोडक्ट की मार्केट शेयर भी इंक्रीज़ करता है। इसका डीमेरिट क्या है? ये चैलेंजिंग हो सकता है कंपनी के लिए, क्योंकि जैसे क्योंकि हमें सबको पता है कि इसमें डिफरेंट कल्चर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ है, तो डिफरेंट कल्चर हो गए, डिफरेंट कल्चर इन्वॉल्व होंगे, तो ऑब्वियसली ऑलरेडी चैलेंजिंग हो जाएगा इसको मैनेज करना। लास्ट वन और इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, ये लास्ट वन है और इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। Greenfield investment involves building a new subsidiary or business from scratch in a foreign market. This approach is common in the manufacturing industry where companies set up new factories in foreign countries. ये जो अप्रोच है ना मेनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, न्यू सब्सिडरी या तो नई सब्सिडरी की बिल्ड करते हैं, या फिर बिजनेस जो स्टार्ट से, यानी जो भी कुछ बिखरा पड़ा होता है ना। स्टार्च क्या होता है? नॉर्मली अगर एक एग्जांपल लूँ तो हम कपड़ा कोई भी इंसान अगर अपना नया कुछ डिज़ाइन कपड़े का करना चाहता है तो क्या करता है, अलग अलग चीज़ें लेता है। कोई पुरानी ड्रेस ली, कुछ डिज़ाइनर चीज़ें ले ली उसको डिज़ाइन करने के लिए, और उनको आपस में सिलाई कर कर एक नई ड्रेस बना ली। तो वो होता है स्टार्च से कुछ अच्छा बनाना। तो वही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का क्या काम होता है कि कुछ भी चीज़ें मैन्युफैक्चर करना। अब उसके लिए तो हम लोग कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी ले सकते हैं, जो या तो कोई चीज़ें पहले से पड़ी हैं उस एक बिल्डिंग में, वो ले लिया आपने, उसे लेके आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, या फिर आपके पास जो पुराना कोई बिजनेस था आपने उसकी बची हुई चीज़ें लेकर, फिर चाहे वो बचे हुए कैपिटल्स क्यों ना हो, कैपिटल मतलब पैसे ही क्यों ना हो, आपने उसको लेकर एक नया बिजनेस जो सेटअप कर लिया। इसके मेरिट्स क्या हैं? कंपनी कैन हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशन एंड टेलर देयर इन्वेस्टमेंट टू मीट देयर स्पेसिफिक नीड, यानी कि कंपनी का कंप्लीट कंट्रोल होता है इसमें अपने ऑपरेशंस पर और इन्वेस्टमेंट्स पर भी, कि वो उनके स्पेसिफिक नीड्स को मतलब मीट करते हैं या नहीं करते हैं। डीमेरिट, इसमें अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, यानी कि तुरंत के तुरंत सामने के सामने चाहिए होती है। कंपनी नीड टू नेविगेट द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉरेन मार्केट्स, और कंपनी को पूरी तरह जानना होता है जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं फॉरेन मार्केट्स के, वो। यहीं पर आकर ये टॉपिक ख़त्म होता है। मेरा गला पूरी तरह बैठ चुका है, आज मैंने काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग की, मेरा गला पूरी तरह सूख चुका है। तो अगर आवाज़ समझ ना आ रही हो या अजीब लग रही हो तो प्लीज़ हैंडल कर लेना, यही कह सकती हूँ। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट को सॉल्व करने की। और अगर बाय चांस जैसे कि मैं यूट्यूब पर ना देख पाऊँ आप लोगों के कोई कमेंट, आप लोगों को लगता है कि मेरे को तुरंत के तुरंत इस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप वो ज्वाइन करके वहाँ मैसेज कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं तुरंत के तुरंत आप लोगों के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दे दूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा बिजी ना हूँ तो आप लोग वहाँ मैसेज कर सकते हैं। ये इसके साथ ही ये यूनिट हमारी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और हमारा ये टॉपिक, ये यूनिट, फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है इंटरनेशनल बिजनेस की। बहुत जल्द मैं सेकेंड यूनिट भी लेकर आऊँगी, बट उससे पहले जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं हमारे, मैं सोच रही हूँ कि उसकी एक वीडियो या उसके एक दो वीडियोज़ डाल दूँ, ताकि थोड़ी बहुत हम इसके साथ साथ मेन सब्जेक्ट के साथ साथ वो भी करते रहें। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं पहले किस सब्जेक्ट की वीडियो डालूँ, इसके बाद एडिशनल सब्जेक्ट की, या क्या डालूँ? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आप लोग किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं। और आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ डिस्कस कर लीजिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।